नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी स्टडी को फास्ट और डीपली करना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। आज हम पढ़ते हैं सीडीपी का एक टॉपिक वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने चाइल्ड्स की डेवलपमेंट के बारे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने बताया है कि बच्चे का कॉग्निशन एक सोसाइटी के माध्यम से कैसे विकसित होता है। आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। वाइगॉत्स्की के सिद्धांत को थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये नाम पेपर में पूछे जाते हैं कि वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम है? थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसको सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। वाइगॉत्स्की ने बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में, उसके कॉग्निशन के विकास के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनके माध्यम से एक बच्चा विकसित होता है। इसकी थ्योरी की समरी है ये, इसको हम पढ़ते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसके जो सिद्धांत का नाम है, इसकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया। इसने कौन से डेवलपमेंट पर? कॉग्निशन डेवलपमेंट, मतलब जो माइंड से रिलेटेड होती है, उससे हमारे कॉग्निशन जो संज्ञान से रिलेटेड होती है उस पर बल दिया है। कॉग्निशन डेवलपमेंट की इन्होंने बात की है, संज्ञान की इन्होंने बात की है। संज्ञान की इन्होंने बात की है, संज्ञान। इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म की भी बात की है। कंस्ट्रक्टिविज्म होता है रचनावाद। रचनावाद यानी कि जब एक बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अपनी नॉलेज को स्वयं कंस्ट्रक्ट करता है, तो उसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। वो वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चा अपनी नॉलेज को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है? वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का सहारा लेता है। वो हमारी कल्चर से सीखता है, वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है। इसलिए इसके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी। कंस्ट्रक्टिविज्म समझ आ गया? कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब जिसमें हम अपने ज्ञान की रचना करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को। इसके बाद उन्होंने लैंग्वेज और थॉट के बारे में बताया है। लैंग्वेज और थॉट, वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले हमारी भाषा विकसित होती है और बाद में हमारे विचार विकसित होते हैं। पहले हम भाषा को सीखते हैं और फिर उसके बारे में हमारे विचार आते हैं। जैसे कोई भी शब्द हमने बोला, जैसे हमने बोला ए फॉर एप्पल, पहले हम ए फॉर एप्पल बोलते हैं, पहले हम लैंग्वेज एप्पल का यूज करते हैं और फिर हमारे माइंड में एक एप्पल की जो इमेज है वो आती है। फिर माइंड में क्या आती है? एक एप्पल की इमेज आती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है और फिर हमारे अंदर थॉट विकसित होते हैं। इन्होंने लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में भी बताया। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि क्या पहले बच्चा विकसित होता है या फिर वो अधिगम करता है? वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले बच्चे का अधिगम होता है और फिर बच्चा विकसित होता है। ये पॉइंट्स मेन है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। पेपर में पूछा जाता है कि पहले बच्चे का अधिगम होता है या पहले बच्चे का विकास होता है। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार पहले बच्चा अपना अधिगम करता है, पहले बच्चा चीजों को सीखता है। जब वो सीख जाता है तो उसका विकास हो जाता है। जैसे पहले एक बच्चा है, पहले वो बड़ों को नमस्ते करना सीखता है। नमस्ते करना उसको बच्चे को सिखाया जाता है, उसको सीखता है, उसकी लर्निंग होती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो उसके अंदर वे आदतें विकसित हो जाती हैं, तो इससे उसका विकास होता है। पहले हमारी लर्निंग होती है और फिर हमारी डेवलपमेंट होती है, ऐसा वाइगॉत्स्की का विचार है। वाइगॉत्स्की ने पहले लर्निंग के बारे में बताया और फिर डेवलपमेंट के बारे में बताया है। वाइगॉत्स्की ने एक और बात बताई है कि कुछ हमारे अंदर प्राइवेट स्पीच होते हैं और कुछ सोशल स्पीच होते हैं। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में डेली एक्टिविटीज जो होती हैं, डेली एक्टिविटीज के अंतर्गत हम कुछ स्पीच यूज करते हैं। जैसे प्राइवेट स्पीच है, हम अपने आप को गाइड करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कोई छोटी बच्ची होती है, कोई या कोई लड़का होता है, लड़की होती है, कोई भी हो,
वो अपने काम को करने के लिए, जो 2 से ढाई साल का है, वो खिलौने के साथ खेलता है और अपने आप ही कुछ बोलता रहता है। जो वो बोल रहा है अपने आप से ओवन गाइडेंस के लिए, वो क्या होता है, वो प्राइवेट स्पीच होता है। और जब उस प्राइवेट स्पीच का हम सोशल एनवायरनमेंट में यूज करते हैं तो उसको सोशल स्पीच कहा जाता है, यानी कि पब्लिक स्पीच कहा जाता है। एक तो प्राइवेट स्पीच यानी कि इंटरनलाइजेशन, जब हम अपने आप से बातें करते हैं वो हमारा क्या होता है, इंटरनलाइजेशन होता है। प्राइवेट स्पीच इंटरनलाइजेशन, अपने आप को गाइड करने के लिए, अपना मार्गदर्शन स्वयं करने के लिए। जैसे हम अपनी डेली एक्टिविटीज में अपना कोई प्लान बनाते हैं और खुद से सोचते हैं कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइवेट स्पीच होता है। उसके बाद हमारा पब्लिक स्पीच, जो हम अपना प्राइवेट स्पीच है उसको जब हम पब्लिकली यूज करते हैं, हम अलग अलग सिचुएशन में जाते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं, अलग अलग इवेंट्स करते हैं, घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जहां भी हम अपना स्पीच यूज करते हैं वो पब्लिक स्पीच के अंतर्गत आता है। पब्लिक और प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की ने दिया था, ये याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। स्कैफोल्डिंग, अब इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग, अभी हम सिर्फ एक इसका जिस्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम अलग अलग चीज को थोड़ा और डीपली स्टडी करने का प्रयास करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग होता है कुछ हेल्प करना, कुछ सपोर्ट देना, कुछ किसी कोई चीज हमें नहीं आ रही और वो चीज हम दूसरे की सहायता से उसको सीख रहे हैं, दूसरा हमारी हेल्प कर रहा है, वो चाहे कैसे भी कर रहा है, जो वो उसकी हेल्प होती है, जो वो उसका सपोर्ट होता है, उसको क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे एक टीचर होती है, वो अपनी कक्षा को पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, तो टीचर क्या करती है, एक बच्चे को सिखा रही है और बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है और जो टीचर है वो बीच बीच में उसको हेल्प कर रही है, उसको गाइड कर रही है, उसको बता रही है कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। जो वो बीच बीच में उसकी गाइडेंस है, जो उसका मार्गदर्शन है, वो स्कैफोल्डिंग होता है और उस स्कैफोल्डिंग के माध्यम से ही बच्चा आगे सीखता चला जाता है। स्कैफोल्डिंग होती है हमारे, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है वो एक हेल्प होती है, ये एक सपोर्ट होता है जो हमें कोई भी दे सकता है। हमारी टीचर हो सकती है, हमारा घर का एनवायरनमेंट हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारा गाइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब हम कोई चीज सीखते हैं और कोई हमारी हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है, हमारे क्रक्स पॉइंट पर जाकर हमें बताता है कि ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी, और फिर हम उन शॉर्ट पॉइंट्स के माध्यम से, उन छोटी छोटी बातों के माध्यम से कुछ बड़ा सीख लेते हैं। इन छोटी छोटी हेल्प से, सपोर्ट से कुछ बड़ा सीख लेते हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आता है। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वैगोत्स्की का सबसे मेन पॉइंट है। इन्होंने जेडपीडी के बारे में बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी यानी कि एक ऐसा लेवल होता है, जो एक एक बच्चा एक लेवल पर होता है, उसको कुछ चीजें आती हैं और कुछ चीजें नहीं आती हैं। जब वो सीखे हुए ज्ञान से कुछ चीजें नहीं आती हैं और वो जो नहीं आ रही हैं उनको जब सीखता है, मतलब एक लेवल होता है, जैसे यहाँ देख लीजिए आप, ये इस लेवल पे वो बच्चा खुद है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इस लेवल पे वो बच्चा खुद है और इस लेवल पे यहाँ पे स्कैफोल्डिंग उसको मिली, उसको हेल्प मिली, तो वो यहाँ पहुंच गया। उसका ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है। इस लेवल 1 से जब वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है, तो जो ये गैप होता है, ये गैप जो होता है, इसको बोलते हैं जेडपीडी। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। मतलब बच्चा यहाँ तक जा तो सकता है, लेकिन वो कब जाएगा, जब उसकी सहायता की जाएगी, उसको हेल्प की जाएगी, उसको सपोर्ट दिया जाएगा। एक बच्चे का लेवल इतना है, लेवल तो उसका इतना है, लेकिन वो खुद से कितना सीख पा रहा है, इतना ही सीख पा रहा है। जब खुद से सीखे हुए ज्ञान को जब और आगे किसी और की मदद से बढ़ाया जाता है और हमारा लेवल अप हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक जब हम जाते हैं, हमारी लर्निंग को यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक अप करते हैं, तो ये जो
ये लेवल हुआ ना, जो हमारी ये जो इंक्रीज हुई हमारी नॉलेज, ये हमारी जो डेवलपमेंट हुई, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, समीपस्थ विकास का सिद्धांत बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ प्रश्न मैं खुद भी करवाऊंगी, तो कृपया ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। कुछ एक हमारा लेवल होता है जब हम उस लेवल पर किसी और की मदद से पहुंच जाते हैं, जैसे इतना हम स्वयं से सीख सकते हैं, सीख तो हम इतना सीख सकते हैं, हमारा जो IQ लेवल है, हमारा जो डेवलपमेंट लेवल है इतना होता है, लेकिन हम खुद के प्रयासों से केवल इतना सीख रहे हैं। और जब खुद के प्रयासों से इतना सीख रही हैं और कोई और हमारी मदद कर दे, जैसे हमारा टीचर हमारी मदद करता है, कोई स्किल सीखता है, हमारा गाइडर हमारी मदद करता है, या कोई और जो सिखाने वाला होता है वो हमारी हेल्प करता है, तो हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, अपने जो अचीव लेवल होता है वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कब पहुंचते हैं? जब हमें स्कैफोल्ड किया जाता है, जब हमारी स्कैफोल्डिंग की जाती है, जब हमको हेल्प की जाती है, जब हमारा सपोर्ट किया जाता है, जब हमें छोटी छोटी बातें बताकर एक बड़ी चीज सिखाई जाती है। तो यहाँ इस लेवल पर पहुंचना क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने एक चीज और बताई है, MOK, मोर नॉलेजेबल अदर। MOK क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर है, मतलब बच्चे कुछ कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो हमारी बुकिश नॉलेज हो, आसपास का एनवायरनमेंट हो, वो कैसे सीखते हैं? हमारे सोशल एनवायरनमेंट से सीखते हैं। और कुछ हमारे आसपास ऐसे बंदे होते हैं जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जिनके पास हमारे हमसे ज्यादा नॉलेज होती है, और उस ज्यादा नॉलेज को हम उनसे सीखते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हमसे ज्यादा, जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको हमसे ज्यादा नॉलेज है और हम उनसे सीखते हैं, तो वो हमारे क्या है? हमारे MOK, हमारे टीचर हमारे लिए क्या है? MOK, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर है। इन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में भी बताया है। किसके बारे में बताया है? रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बताया है। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? परस्पर शिक्षण होता है, जब एक टीचर स्टूडेंट्स को सिखा रही है और स्टूडेंट्स और टीचर दोनों में एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो रहा है किसी टॉपिक को लेकर, तो वो क्या होती है? रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। कौन सी टीचिंग होती है? रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। जैसे एक टीचर पढ़ा रही है, स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं, टीचर क्वेश्चन पूछ रही है, स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, कहीं पर स्टूडेंट किसी किसी चीज पर जाकर अटक भी रहे हैं, कुछ जो सब्जेक्ट मैटर है उनको आ नहीं रहा, कुछ पॉइंट वो क्लियर नहीं कर पा रहे, तो वो अपनी टीचर से पूछते हैं और टीचर उनको बता भी रही है। तो परस्पर शिक्षण हो रहा है, बिटवीन डायलॉग्स, टीचर डायलॉग्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल टीचिंग। तो उसको क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। ये वैगोत्स्की की थ्योरी के मेन जस्ट पॉइंट हैं, इनके माध्यम से हम अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। वैगोत्स्की एक साइकोलॉजिस्ट है, ये मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने किसके बारे में बताया है? थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया है, सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में बताया है। वैगोत्स्की ने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बताया है कि कोई भी बच्चा है जब वो सीखता है तो वो कैसे सीखता है? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, हमारे समाज से, हमारे स्कूल में जाकर, हमारे जो भी हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है वहां से सीखता है। तो हमारे सोशल कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत वो सीखता है, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर वो सीखता है। सोशल और कल्चरल थ्योरीज को कहा जाता है, थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। मतलब बच्चे के कॉग्निशन का विकास उसके सोशल एनवायरनमेंट के माध्यम से होता है। थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट सोशियो कल्चरल थ्योरीज को कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये पॉइंट्स मैंने क्लियर करवा ही दिए हैं, ये इसकी मेन समरी है इसके सिद्धांत की। तो एक बार फिर से हम पॉइंट्स देखते हैं। वाइगोत्स्की एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बताया है। वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल थ्योरी, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। कॉग्निशन डेवलपमेंट क्लियर हो गया, हमारे संज्ञान से संबंधित है। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब हम अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने नॉलेज को स्वयं कंस्ट्रक्ट करते हैं। लैंग्वेज और थॉट, पहले इन्होंने कहा कि पहले हम लैंग्वेज सीखते हैं और फिर हमारे थॉट आते हैं, फिर हमारे विचारों का विकास होता है। एक क्वेश्चन था कि पहले अधिक वैगोत्स्की के अनुसार पहले बच्चा लर्निंग करता है या डेवलपमेंट होती है बच्चे की? तो पहले बच्चा लर्निंग करता है और फिर वो डेवलप होता है। प्राइवेट स्पीच इंटरनलाइजेशन, जब हम अपने आप को गाइड करने के लिए अपना ओपन स्पीच होता है प्राइवेट स्पीच, और जब हम उस स्पीच का योग सोशल एनवायरनमेंट में करते हैं, पब्लिकली करते हैं, तो वो प्राइवेट स्पीच, वो क्या कहलाता है? वो पब्लिक स्पीच होता है। स्कैफोल्डिंग, जब हमें कोई हेल्प करता है, सपोर्ट करता है और उस हेल्प और सपोर्ट के माध्यम से हम सीख जाते हैं, तो वो स्कैफोल्डिंग होती है।
ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक लेवल होता है। इस लेवल से जब हम इस लेवल पर पहुंचते हैं और ये लेवल किसी की हेल्प से होता है, स्कैफोल्डिंग से होता है और यहाँ इस लेवल को हम अचीव करते हैं। हमारा लेवल तो यही होता है लेकिन हम खुद से इतना सीखते हैं, किसी और की हेल्प से इतना सीख जाते हैं। तो जो ये इंक्रीज इन नॉलेज है, डेवलपमेंट जो हुआ है, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट स्मीपस्थ विकास का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने MOK के बारे में भी बताया है, मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में भी बताया है। ये इसकी समरी है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसकी थ्योरी से हम क्या सीखते हैं, टीचर को क्या हेल्प होती है, उसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। इस थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग एक होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। दो होती है कोऑपरेटिव लर्निंग। तीसरी होती है असिस्टेड लर्निंग। असिस्टेड लर्निंग और चार होता है पीयर ट्यूटोरियल। पीयर ट्यूटोरिंग मतलब जब हम अपने पीयर से सीखते हैं, इसको बोलते हैं सामूहिक अधिगम। सामूहिक अधिगम, इसको बोलते हैं सहयोगी अधिगम। और ये होता है सहायक अधिगम। और ये होता है समकक्ष अधिगम। समकक्ष अधिगम मतलब हमने वैगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ लिया, पूरी तरह से इसको स्टडी कर लिया, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। मतलब हम वैगोत्स्की का अपनी एजुकेशन में, एक टीचर इस वैगोत्स्की की थ्योरी का क्या यूज कर सकता है। इससे हम कोलैबोरेटिव लर्निंग सीखते हैं। अगर पेपर में ये पूछा जाए कि कोलैबोरेटिव लर्निंग का के बारे में किसने बताया, सामूहिक अधिगम के बारे में किसने बताया है, कोलैबोरेटिव लर्निंग जब होगा तब होगी, तब हम सोशली एक्टिव होकर सीखेंगे, मतलब अपने एनवायरनमेंट से सीखेंगे। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग सामूहिक अधिगम, समूह में जब हम कुछ चीजें सीखते हैं, सामूहिक अधिगम समूह में जब हम अधिगम करते हैं तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। वो कौन सी लर्निंग होती है, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। तो वैगोत्स्की की एक एप्लीकेशन है, इन्होंने कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बताया है। एक एप्लीकेशन इन्होंने कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में भी बताया, सहयोगी अधिगम होता है उसके बारे में भी बताया है। सामूहिक अधिगम, सहयोगी अधिगम। सहयोगी मतलब जब हमें हमारे साथ कोई कोऑपरेशन करता है, हमें जब कोई कोऑपरेट करता है तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। कोई हमारा सहयोग करता है तो वो सहयोगी अधिगम कहलाता है। असिस्टेड लर्निंग जब हम हमारी कोई सहायता करता है, ये थोड़े मिले जुले से होते हैं। असिस्टेड लर्निंग सहयोगी अधिगम या सहायक अधिगम। असिस्टेड लर्निंग सहायक अधिगम जब हम किसी की सहायता से कुछ चीज सीखते हैं, जैसे टीचर की सहायता से कुछ सीख सकते हैं। और एक होती है पीयर ट्यूटोरिंग। पीयर ट्यूटोरिंग समकक्ष अधिगम, जब हम कक्षा के स्टूडेंट्स होते हैं, जो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक साथ लर्निंग करते हैं, तो वो क्या होती है, पीयर ट्यूटोरिंग समकक्ष अधिगम। जैसे एक टीचर है, वो बच्चों का ग्रुप बना देती है और कुछ ग्रुप में बच्चे खुद से कुछ सीखते हैं, तो वो पीयर ट्यूटोरिंग होती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टेड लर्निंग और पीयर ट्यूटोरिंग। एक इसकी एप्लीकेशंस है, इन्होंने रेसिप्रोकल लर्निंग के बारे में बताया, पीछे पढ़ा था हमने। पारस्परिक शिक्षण, परस्पर शिक्षण, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये इम्पोर्टेंट है और इसके कुछ 4 पॉइंट्स हैं, उनको हम अब पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल लर्निंग,
परस्परिक शिक्षण। आई होप ये इसकी एप्लीकेशंस हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार ध्यान से देखिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग सामूहिक अधिगम होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगी अधिगम होता है, असिस्टेड लर्निंग सहायक, मतलब ये सभी हम ये अधिगम कैसे करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में करते हैं, सोशली ये हमारा अधिगम होता है। पीयर ट्यूटरिंग समकक्ष अधिगम, मतलब पूछ लिया जाए ये असिस्टेड लर्निंग किसके द्वारा दी गई है, असिस्टेड लर्निंग किसकी एप्लीकेशन है, असिस्टेड लर्निंग वैगॉट्स्की की एप्लीकेशंस है। सामूहिक अधिगम सामूहिक अधिगम के बारे में किसने बताया है, तो सामूहिक अधिगम के बारे में वैगॉट्स्की ने बताया है। रेसिप्रोकल लर्निंग परस्पर शिक्षण, ये सिमिलर, इनमें कुछ सिमिलरिटीज ही हैं, मतलब हम सहयोग से सीखते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में सीखते हैं। जैसे टीचर है, टीचर के सहयोग से बच्चा सीखता है, परस्पर शिक्षण होता है। जब टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच डायलॉग्स होते हैं तो वो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है, रेसिप्रोकल लर्निंग होती है, वो मैंने बताया था अभी आपको। तो ये एप्लीकेशन है इसकी, ये याद करना। अब हम रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में, रेसिप्रोकल लर्निंग के बारे में सीखते हैं। रेसिप्रोकल लर्निंग जब एक टीचर में और यहाँ स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच डायलॉग्स होते हैं, मतलब ये पूछता है और ऐसे अधिगम होता है। टीचिंग इसके 4 पॉइंट में पूछे जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सा रेसिप्रोकल टीचिंग का पॉइंट्स नहीं है, तो वो इसके 4 पार्ट्स हैं, वो याद रखिए। एक तो है प्रिडिक्टिंग, एक है क्लैरिफिकेशन, तीसरा पॉइंट है समराइजिंग, और चौथा पॉइंट है क्वेश्चनिंग। मतलब ऐसे देख सकते हैं हम, पहले हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उन क्वेश्चन से समरी निकाली जाती है, क्लैरिफिकेशन किया जाता है, समरी निकाली जाती है और प्रेडिक्शन होता है। ऐसे हम सीख सकते हैं। रेसिप्रोकल लर्निंग के 4 पॉइंट्स हैं, प्रेडिक्टिंग, क्लैरिफिकेशन, समराइजिंग और क्वेश्चनिंग। मतलब पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर उसको क्लियर कर लिया जाता है, फिर उसकी समरी बनाई जाती है और फिर प्रेडिक्शन होता है। ऐसे इसकी सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि रेसिप्रोकल टीचिंग के पार्ट्स कौन से हैं। प्रेडिक्टिंग क्या होता है, भविष्यवाणी होती है। प्रेडिक्टिंग क्या होता है, भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी, किसी के बारे में जब हम प्रेडिक्ट करते हैं, किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, जैसे एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, उनके बीच में डायलॉग्स हो रहे हैं, तो वो बता सकती है कि स्टूडेंट कितना सीख सकता है, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वो प्रेडिक्टिंग होता है। क्लैरिफिकेशन, वो क्लियर करती है, उसको कोई भी डाउट होता है तो कोई भी चैप्टर पढ़ा है उसकी समरी बनाई जाती है, और क्वेश्चनिंग तो हर टीचिंग प्रोग्राम में होती ही है, जब टीचर कुछ पढ़ाती है तो क्वेश्चनिंग तो होती ही है। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग के पार्ट्स हैं, प्रेडिक्टिंग, क्लैरिफिकेशन, समराइजिंग और क्वेश्चनिंग। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब एक बार कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो पढ़ लेते हैं, फिर हमारी वैगॉट्स्की की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो उनको पढ़ते हैं। जैसे है कि वैगॉट्स्की का सिद्धांत जो है सामाजिक, वैगॉट्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है, किसके रूप में इसको देखा जाता है। डैश सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है। एक क्वेश्चन है, चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो चलो आइए पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान दिया गया है, डैश सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास के मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है। सोशली मेडिएटेड प्रोसेस, सोशली मेडिएटेड प्रोसेस, सोशली मेडिएटेड प्रोसेस। तो ये किस सिद्धांत की ये बात कर रहा है, सोशली मेडिएटेड प्रोसेस किस सिद्धांत की बात कर रहा है, सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया।
सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया। तो यहाँ समाज आ गया, समाज के बारे में किसने बताया? vygotsky के बारे में बताया है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हुआ कि डैश सिद्धांत ने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा है। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी या थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट vygotsky के सिद्धांत इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि vygotsky के अनुसार बच्चे सीखते हैं। vygotsky के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? vygotsky के अनुसार बच्चे अपने वयस्कों और समवयस्कों से सीखते हैं। जैसे पीयर ट्यूटोरियंग के बारे में पढ़ा था, कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ा था, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में पढ़ा था। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे वयस्कों और अपने समवयस्कों से सीखते हैं। vygotsky के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? अपने वयस्कों और समवयस्कों से सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि vygotsky बच्चों के सीखने में डैश में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? एक जो vygotsky है, vygotsky को डिकोड कर लीजिए सोशल से। vygotsky मतलब सोशल, vygotsky मतलब सोशल। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि vygotsky बच्चों के सीखने के लिए किस कारक को महत्वपूर्ण मानता है? तो सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण मानता है। किस कारक को महत्वपूर्ण मानता है? सोशल एनवायरनमेंट को। किस कारक को? सोशल, सामाजिक कारक। कौन सा कारक बच्चे के अनुसार? vygotsky के अनुसार बच्चा vygotsky मतलब एक कौन सा कारक है जिसके अनुसार बच्चा सीखता है? तो वो सोशल कारक है, ऐसा vygotsky ने कहा है। तो आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न एक पढ़ते हैं। ये तो हो गया कि vygotsky बच्चे के सीखने में, vygotsky के अनुसार बच्चे के सीखने में कौन सा कारक हेल्प करता है? तो सामाजिक कारक हेल्प करता है। एक प्रश्न है कि सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट है। That statement summarize the relationship between development and learning as proceed by Vygotsky. Vygotsky के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत है। तो वो कैसे है? हमने एक बात पढ़ी थी कि पहले हमारी डेवलपमेंट होती है या हमारी लर्निंग होती है। तो Vygotsky के अनुसार पहले हमारी लर्निंग होती है, फिर हमारी डेवलपमेंट होती है। तो पहले क्या होती है? पहले हमारी लर्निंग होती है और फिर हम डेवलप होते हैं। तो यही प्रश्न है कि Vygotsky के द्वारा प्रस्तावित विकास के सिद्धांत के संबंध में सर्वश्रेष्ठ रूप से सार कौन प्रस्तुत करता है? तो विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। मतलब पहले हमारा अधिगम होता है और फिर हम विकसित होते हैं। The statement best summarizes the relationship between development and learning as processed by Vygotsky. Development process lags to the learning process. हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में एक प्रश्न है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर वह एक वयस्क या अपने साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहा जाता है? तो इस मार्गदर्शन को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, देखिए जरा। स्कैफोल्डिंग अगर कहीं भी प्रश्न में हेल्प आ जाए, सपोर्ट आ जाए, असिस्टेंस आ जाए या सुगम करना आ जाए या सरल करना आ जाए या सहायता देना आ जाए या मार्गदर्शन शब्द हो, तो वो क्या होता है? वो हमारी स्कैफोल्डिंग होती है। ये प्रश्न आता है कि जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग के बारे में प्रश्न देकर पूछ लिया जाता है, फिर हम कंफ्यूजन में होते हैं कि ये स्कैफोल्डिंग है या जेडपीडी है। तो स्कैफोल्डिंग के ये पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं भी हेल्प
शब्द हो, स्पोर्ट हो या असिस्टेंट वर्ड दिया हो, तो वो किसका उदाहरण है? वो स्कैफोल्डिंग का है। जैसे सुगम करना मतलब सहायता देना, सुगम मतलब सरल करना, सुगम करना आसान करना चीजों को, सुगम करना सरल करना, सहायता देना, मार्गदर्शन, ये स्कैफोल्डिंग होता है। स्कैफोल्डिंग होता है। और जब इस हेल्प से, सपोर्ट से, असिस्टेंस से हम अपना एक लेवल अचीव कर लेते हैं, तो एक लेवल से जिसे हम खुद सीखते थे, एक वो जहाँ तक हम दूसरे की हेल्प से सीख सकते हैं, तो वो जो बीच का लेवल होता है वो जेडपीडी होता है, वो हमने पढ़ा था। तो पहले स्कैफोल्डिंग पढ़ लीजिए। इसमें हेल्प करना होता है, सपोर्ट होता है, असिस्टेंस होता है, सुगम करना, सहायता देना, सरल करना और मार्गदर्शन करना। Definition है scaffolding means providing a child with a great deal of support during the early stage of learning and then diminishing support and having the child take on increasing responsibility as soon as he or he is able. स्कैफोल्डिंग मीन प्रोवाइडिंग अ चाइल्ड विद अ ग्रेट डील ऑफ सपोर्ट, जिसमें सपोर्ट दिया जाता है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग, मतलब स्टार्टिंग में उसको सपोर्ट दिया जाता है। ये नहीं कि हम लास्ट तक सपोर्ट देते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम लास्ट तक सपोर्ट देते रहते हैं, नहीं, इनिशियल स्टेज पर उसको सपोर्ट दिया जाता है और बाद में धीरे धीरे उस सपोर्ट को कम कर दिया जाता है और बाद में बच्चा स्वयं भी सीख जाता है। Typically, scaffolding means providing a deal with a great deal of support during the early stage of learning and then diminishing मतलब कम करना, diminishing support and having the child take on increasing responsibility, वो अपनी responsibility खुद लेता है और खुद से सीख सकता है he as soon as he or she is able। तो ये प्रश्न था कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह अपनी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, तो वो क्या होता है? सहारा देना, यानी कि स्कैफोल्डिंग होती है। तो वो क्या होता है? सहारा देना यानी कि स्कैफोल्डिंग होती है। एक प्रश्न है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन से संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं। इसको कहा जाता है, एक बार फिर से सुनिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है आधारभूत सहायता यानी कि स्कैफोल्डिंग। आधारभूत सहायता का उदाहरण है, मतलब कैसे स्कैफोल्ड करती है एक टीचर, उसको अनुबोधन से, संकेत देकर, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछकर। जैसे टीचर है, अब वो कैसे स्कैफोल्ड करती है? अनुबोधन से समझाकर, अनुबोधन से प्रश्न पूछकर और संकेत देकर। नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछकर, संकेत देकर। जैसे एक टीचर है, उसको क्लू देती है, कुछ चीजों के बारे में क्लू देती है, हिंट देती है उसको, तो ये क्या है? स्कैफोल्डिंग होता है। जेडपीडी समझ में आ ही गया। बच्चे को जो आता है, जो नहीं आता है, और जो नहीं आता है वो किसी और की हेल्प से सीखता है, तो ये क्या है? जेडपीडी। तो क्या है ये? जेडपीडी। एक बार जेडपीडी की डेफिनेशन सुनिए। बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है, उसके बीच का क्षेत्र जेडपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। संभावित विकास के क्षेत्र की अवधारणा वैगोत्स्की के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। संभावित विकास के क्षेत्र उस अंतर को रेखांकित करता है जो सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरे की मदद से कर सकता है। द गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन देयर ओवन एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद द सपोर्ट, वो कैसे होता है? स्कैफोल्डिंग के माध्यम से होता है। कैसे होता है? स्कैफोल्डिंग के माध्यम से। जेडपीडी का एक प्रश्न है, द फेज एट विच अ चाइल्ड कैन मास्टर अ टास्क इफ अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट इज नोन एज। यहाँ पर फेज की बात की गई है, फेज, लेवल की बात हो, जहाँ पर फेज की बात हो, लेवल की बात हो, स्तर के बारे में पूछा गया हो, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? जेडपीडी। जेडपीडी। जब फेज, लेवल, स्तर, तो जेडपीडी आंसर लगाएंगे।
तो हमने आज वैगोत्स्की को पढ़ा, इसकी समरी हमने पढ़ी, इसके मेन पॉइंट्स पढ़े और कुछ प्रश्न हमने किए। अब इस समरी को ध्यान से पढ़िए, इस थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, बार-बार रिवाइज़ कीजिए, 1-2 बार रिवीजन से ही हो जाएगा और फिर मैं कुछ प्रश्न लेकर आऊँगी जो केवल वैगोत्स्की से संबंधित होंगे। उन प्रश्न के माध्यम से आपके पॉइंट्स और क्लियर होंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आज हमने जो वैगोत्स्की के बारे में पढ़ा, वो आप सभी को समझ आया होगा। इसको रिवाइज़ कीजिए, 1-2 बार पढ़िए, कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और जो भी पॉइंट्स हैं वो अपने नोट कर सकते हैं या मेरे नोट से भी ले सकते हैं आप।